हेलो एवरीवन। तो आज जो है हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस के प्रांगण में एक खास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये प्रतियोगिता जो है पूरा का पूरा 11-12 के फिजिक्स क्लास पे बेसिस होगा। और इस प्रतियोगिता का मकसद है कि बच्चों को पूरा फिजिक्स का सिलेबस जो कुछ भी पढ़ाया गया है सारा कुछ रिवीजन में रखा जाए और कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है इस तरह के स्किल को डेवलप करने के लिए करवाया जा रहा है। और अभी इधर में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं सिलेक्टेड हैं, इनको जो है कुछ प्रक्रिया द्वारा, जैसे कि पिछले हफ्ते में कुछ पूछताछ किया जा रहा था, जैसा कि आप लोग कुछ वीडियोस देखे होंगे शॉर्ट्स वीडियोस में, उसमें इनका कुछ प्रोसेस करवाया गया है, उधर से इनको जो है रिक्रूट करके लाया गया है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इसमें जानें कि अभी जो 6 लोग हैं इसमें से कौन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाते हैं, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है ना। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सभी जो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना जरा परिचय देंगे, जिसमें आपको बताना अपना नाम, घर, मम्मी पापा का नाम, क्या करते हैं, प्लस में क्या बनना चाहते हैं और कहाँ से आते हैं बच्चों से। तो चलिए आप स्टार्ट करिए, ऊंची आवाज में बोलिएगा। चलिए। मेरा नाम प्रिया यादव है, मैं मानपुर अक्कल विला की रहने वाली हूँ। मेरे पापा कमलेश यादव जो कि पेशे से किसान हैं, मम्मी देवंती देवी जो गृहिणी है। आप क्या करना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हैं। अंशुरानी। मेरा नाम अंशुरानी है, मेरे पिताजी किशोर कुमार और मेरी मम्मी ममता रानी जो डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माई सेल्फ अंकित कुमारी, मेरे पिताजी का नाम अखिलेश कुमार है जो कि एक बिहार पुलिस है और मेरी माता का नाम निशा कुमारी जो कि एक टीचर है। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, मेरे पापा का नाम रविंद्र शर्मा है और वो एक कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं मंझौली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम गंगा आर्या है, मेरे पिताजी का नाम कामेश्वर प्रसाद वर्मा है, मेरी मम्मी का नाम सविता देवी है, दोनों किसान हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम निशा सिंह है, मेरे पापा का नाम जनार्दन सिंह है, मेरे पापा पेशे से एडवोकेट हैं, मेरी मम्मी का नाम बबीता सिंह है, वो एक हाउसवाइफ है और मेरा एम डॉक्टर बनना है। तो अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि आज का जो फाइनल राउंड है उसमें प्रश्न जो है हम पहले प्रतिभागी से चालू करें। और ये जो स्टार्ट जो होने वाला है वो प्रिया यादव से है जो मुफस्सिल से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आपके लिए सवाल है, सवाल को काफ़ी बारीकी से सुनिएगा। आपका फॉर्म किधर है? समझ जाइए जरा सा, हर एक सवाल में आपको जो समय जो दिया जाएगा वो 2 मिनट का वक्त रहेगा। विदिन 2 मिनट्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एंड द 4 ऑप्शंस विल बी गिवन ओके ऑन योर बोर्ड। और जो कुछ भी जैसे हल्का अगर रहा, नॉर्मल सा रहा तो हम बोल देंगे, नहीं तो फिर बोर्ड पे लिखेंगे जी। तो आप काफ़ी बारीकी से करेंगे, है ना, ईमानदारी से सभी लोग करेंगे। चलिए जी, तो आपके लिए सवाल है, पहला सवाल है, एकदम ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल आपसे है प्रिया से कि EMW जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। EMW जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है ना। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है स्टेशनरी चार्ज के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मूविंग चार्ज के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। आराम से सुन लीजिएगा पहले, अभी टाइम आपका चालू नहीं हुआ है, अब जाके चालू होता है, 2 मिनट का वक्त है। फिर से हम दोहरा रहे हैं क्वेश्चन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन है एक स्टेशनरी चार्ज, एक रुका हुआ चार्ज के द्वारा, दूसरा है एक मूविंग चार्ज के द्वारा, तीसरा है ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा और चौथा है इन सभी के द्वारा। ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा, ऑप्शन सी, है ना। चलिए, इनका जवाब जो है काफी सही है ना। तो इनको मिलता है सही के लिए 10 मार्क्स प्लस मिलता है। तो आप मार्किंग करेंगे।
चलिए नेक्स्ट आपके लिए है, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन बोला गया इसमें कि EMW इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, EMW इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरा बोला है EMW इज ए मैकेनिकल वेव। तीसरा ऑप्शन बोला है B बराबर EC, और चौथा ऑप्शन बोला है इनमें से कोई नहीं। हम चाहेंगे कि लिख दें पूरा इन सारे ऑप्शंस को, है ना। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में बोला है क्या कि EMW जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। दूसरा में बोला है, बी में बोला है कि EMW जो है एक क्या है भाई, तो आराम से आपको बोलना नहीं है, मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव, ठीक है। ऊपर में लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में बोला है कि इसमें एक रिलेशन आता है, वो क्या B बराबर EC होता है क्या, है ना, ये चीज है। और चौथा में बोला है कि इनमें से कौन सा इसमें आपका टाइम पहुंचा बी ऑप्शन है ना। इसमें से आपको सही चुनना था, है ना। तो आप क्या बोले हो, डी बोले हो, है ना। तो ये जो है इनका सही जवाब है ना। अगर हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल है। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें जो रिलेशन जो निकल के आता है वो आप क्या याद रखिएगा, देखिए काहे कि आगे में क्वेश्चन में भी इससे हो सकता है। इसमें से कोई सही नहीं है, यहाँ पे B बराबर इसी नहीं होता है, E बराबर BC होता है उसमें। तो सही ऑप्शन इसने बोला है नंबर दीजिएगा, अनसुन। चलिए अगला सवाल है आपसे, अंजलि यादव। सब कुछ ठीक चल रहा है? आपसे सवाल है, इसमें बोला गया है फिर से कि सही ऑप्शन को चुनिए, सही ऑप्शन को चुनिए। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला C0 बराबर √μ0 एप्सिलॉन 0। दूसरा है C0 बराबर √μ0 बाई एप्सिलॉन 0। सी में बोला गया है C0 बराबर √एप्सिलॉन 0 μ0। और डी में बोला गया है C0 बराबर 1 बाई √μ0 एप्सिलॉन 0। आराम से बढ़िया, आंसर नहीं बोलिए। इसमें से आपको जो है वो सही ऑप्शन चुनना है कि करेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। गलती ना करेंगे, करेक्ट इसमें से कौन सा है उसको आपको चुनना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। सी। सी क्या लगता है आपको? सी होगा? नो सर, गलत। गलत। डी। ये सी जो है गलत है, ये गलत करती है इनका मुझे नाम देखिए ऐसे वर्टिकली चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लगेगा। तो आप याद रखें कि इसमें जो सही रिलेशन जो है वो ये है, और लास्ट ऑप्शन है। इसमें सी जो होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, μ0 यहाँ पे परमिबिलिटी वो मीडियम है जहाँ पे इसका स्पीड निकालना है, हालांकि 0 है तो वैक्यूम का ही है। और एप्सिलॉन 0 इसका परमिटिविटी है वैक्यूम का। तो ये वाला ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान नहीं दिए। 1 बाई √μ0 एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। मार्किंग हो गया। उसके बाद अगला सवाल जो है अगले प्रतिभागी से, नाम क्या है आपका? दादा, हाँ जी। ये रेड पेन कोई रखे हो क्या? चलिए इसमें फिर बोला गया है, फिर से आपको सही ऑप्शन चुनना है। अगेन आपका उधर अनुराधा का क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन बोला है कि E परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू C, जहां पे C जो है प्रोपगेशन ऑफ वेव है EMW का। अगला ऑप्शन बोला है E बराबर BC। क्या चुनना है जिसमें? करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। और अगला C जो है
सी ऑप्शन में सी नॉट बराबर 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 और अगला जो डी है सवाल समझ गए? इसमें से सही रिलेशन आपको बताना है आपस में। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही है क्या? चलिए जी, सही बताए हैं, नंबर दीजिएगा इनको। देखिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है सी स्पीड ऑफ रेडिएशन या डब्ल्यू है जिसको प्रोपगेशन ऑफ वेव भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी पीछे में रिलेशन है दिखाया गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या स्पीड ऑफ रेडिएशन है तो इस तरह से रिलेट करता है, बराबर डीसी रहता है। मतलब यहाँ पे भी बोल सकते हो कि जो स्पीड ऑफ रेडिएशन होता है दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद में सी ऑप्शन में बोला गया आपको क्या कि जो स्पीड ऑफ रेडिएशन होता है दिस इज गिवन बाय, है ना, इन वैक्यूम। इसमें सही ऑप्शन सभी सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल है गंगा से 6 में है ना? 6 नंबर है ना जी? अच्छी है। ठीक है, अगला है सवाल आपसे कि फिर से सही ऑप्शन को चुनना है। अगेन इसमें से सही ऑप्शन ऑप्शन ए है सी नॉट बराबर 1/√/ε0 μ0। बी में है सी बराबर सी नॉट डिवाइडेड बाय √/μr इंटू एप्सिलॉन r। सी में है ना सी बराबर 1/√/ε0 μ0 इंटू 1/√/εr और ये म्यू आर। और डी में है आपको करेक्ट चुनना इसमें से। ठीक ऑप्शन कौन सा? सर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी सभी से फिर से। चलिए जी, इसमें जो सभी जो है वो सभी के सभी सही है, सभी एक ही समझिए तो, है ना? तो मार्क्स दीजिए गंगा। चलिए कितने 5 लोग हो गए ना? 5 लोग हो चुके हैं, 6 लोग। निशा सिंह से सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन है पहला 0 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 180 डिग्री और डी में है नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ऑप्शन बी, टाइम का जरूरत नहीं है, कितना होगा? 90 डिग्री। सही है ना? नंबर दीजिए इनको। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना, तीनों जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक राउंड आपका समाप्त हो चुका है। फिर से दूसरा राउंड चालू हो रहा है। दूसरा राउंड है। दूसरा राउंड में पहला सवाल है आपसे, नाम बोलिए अपना। प्रिया। चलिए प्रिया से सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन दिया है, E बराबर दिया हुआ है 10 sin 100 पाई t माइनस kx प्लस π/2। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाया जाता है उसका इक्वेशन दिया हुआ है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का फेज क्या होगा, इस इक्वेशन का फेज क्या होगा। ऑप्शन ए में एकदम आराम से सुनिएगा, ठीक है, 100 पाई t, बी में बोला है माइनस kx, सी में बोला π/2 और डी में बोला है
ऑफ पाई टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। इस इक्वेशन का फेज क्या होगा? इस इक्वेशन का फेज क्या होगा? याद रखिएगा फेज को हम लोग फेज एंगल पे बोलते हैं। तो बताएं कि इसका क्या होगा? पाई बाई 2। पाई बाई, आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। गलत किया। प्रिया, तो याद रखिएगा अगर कहीं पे भी पीरियोडिक फंक्शन आपको दिखे साइन और कॉस में दिखे तो साइन या कॉस का जो आर्गुमेंट होता है जितने भी अंदर में पाए जाते हैं टर्म्स दिस ऑल आर द फेज एंगल। इसको ही पूरा को हम लोग फेज या फेज एंगल बोलते हैं। इस पाई बाई 2 को हम लोग सिर्फ इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं जो पाई की जगह आता है। याद रखिए। तो प्रिया गलत कर दी है ना? तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है अंशु रानी से है। चलिए जी, इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? नहीं है, नहीं चुनना है ना? ऑप्शन ए में बोला है गामा रेस, बी में एक्स रेस, हाँ अगला सी में है बीटा रेस और डी में है यूवी रेस। इनमें से कौन सा एक EMW नहीं है? EMW नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बीटा रेस। क्या करना है? सही। यही एक है ऐसा इसमें है ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी सारे लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होता है? गामा रेस। उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रेस, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। तो बीटा रेस और अल्फा रेस याद रखिएगा। बीटा रेस और अल्फा रेस है ना, ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्योंकि इनके पास में पार्टिकल नहीं चलता है, ऐसा कुछ होता है। आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके कारण इस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। और याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी में ही अल्फा बीटा गामा, गामा भी उसे में आता है। तो गामा जो है EMW होता है बट बीटा और अल्फा नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नंबर दी उनको, कहाँ हो गया? अंशुल। चलिए उसके बाद में है अब अंजलि। 9 नंबर सवाल है, बोला जा रहा है इधर में कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? ऑप्शन ए है π/3, बी में है π/6, सी में है π/2 और डी में है नन ऑफ दिस। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है मतलब क्या आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का क्या फेज डिफरेंस कितना होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। चलिए आपका समय चालू हो रहा है, समय ले सकते हो। नन ऑफ दिस क्या करना आपको? सही कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। याद रखिएगा कितना होता है? 0 होता है। कोई 90 डिग्री मत मान लीजिएगा, नंबर दीजिए उनको। क्वेश्चन कहाँ तक पहुंचा है? चलिए 10 नंबर में है आपका। बोला गया है कि which one of the following will give the direction of the velocity of the electromagnetic wave। आपको थोड़ा जानने की जरूरत है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, प्रोपगेट करती है, उसी को हम लोग उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ EMW निकलता है ना। तो बोला जा रहा है क्या कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो EMW के वेलोसिटी का डायरेक्शन को देगा। ठीक है, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोलते हैं। ऑप्शन इधर नहीं है, नीचे में ऑप्शन है। ए में बोला गया है
E क्रॉस बी, बी में बोला गया है B क्रॉस E, C में बोला गया है E क्रॉस B, और D में बोला गया है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा क्वांटिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ EMW का डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस E क्रॉस B, ये B वेक्टर है, ध्यान रखिएगा सर, माइनस E क्रॉस B, B क्रॉस C, E क्रॉस B या None of which. आप लोगों को क्या C होगा. C E क्रॉस B जो है वो क्या देता है, डायरेक्शन देता है सर है ना? E by B का रेशियो ना देता E बराबर BC जो होता है वो मैग्नीट्यूड का रिलेशन बताता था, C बराबर E डिवाइडेड बाय B, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द समथिंग लाइक दैट, है ना, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिएगा E क्रॉस B जो है वो क्या देता है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम होगा तो ये वाला ऑप्शन अगर कोई जो है आपको कंफ्यूज करवाएगा तो ये भी ऑप्शन सही है, B क्रॉस E में बस माइनस लगा देंगे, B क्रॉस E और E क्रॉस B दूसरे का उल्टा होता है, B क्रॉस E में माइनस लगाओगे फिर से E क्रॉस B का ही डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो E क्रॉस B या तो माइनस B क्रॉस E क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए उसके बाद में है कैसा सवाल, बहुत भारी मतलब चल रहा है, कैसा लगा, हाँ शांति से हाँ, चलिए जी, चलिए कितना 10 क्वेश्चन हो गया, 11, किनका नंबर है, गंगा से सवाल है इसमें कि which has the less energy than the visible rays, इनमें हम ऑप्शन बताने जा रहे हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है रेडिएशन मिलेगा जिसके पास में एनर्जी कम है, किससे, विजिबल रे से, कम चुनना आपको, विजिबल रे से कम रखने वाले रेडिएशन के पास में एनर्जी कितना होगा उसके बारे में चुनिएगा। पहला ऑप्शन में है गामा रेस, बी में है एक्स रेस, सी में है यूवी रेस और डी में है रेडियो। ऑप्शन नंबर डी। आपसे सवाल था इसमें कि कौन सा इसमें जो है रेडिएशन है ना जो विजिबल रेस, विजिबल रेस को हम लोग दृश्य करने या तो सिंपली लाइट बोलते हैं, उससे भी कम रेडिएशन है ना, कम एनर्जी रखता है, तो इसका क्या सही ऑप्शन बताइए, सही बताइए, इनको नंबर दीजिए। इसका पैटर्न तो सबका मालूम है ना, रेडियो वेव सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे लास्ट में आता है उसका जो है एनर्जी सबसे कम होता है पूरे EMW में, है ना, जो सबसे ज्यादा कम आएगा। चलिए बारह नंबर पे सवाल बोला है कि which has lowest energy, निशा सिंह से सवाल है कि which has the lowest energy, हाँ, ए में है गामा रेस, बी में है एक्स रेस और सी में है विजिबल रेस और डी में है आपका माइक्रोवेव। इनमें से किसके पास में सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है, माइक्रोवेव। सही बताई है, माइक्रोवेव के पास में इस ऑप्शन में सबसे कम नहीं, पूरे EMW में सबसे कम नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन में सबसे कम यही है। अगर पूरे EMW का बात करें तो सबसे कम इसका कितना है, रेडियो को होता है। चलिए जी, हो गया पूरा राउंड, दो राउंड कंप्लीट हो चुका है। चलिए ऐसे ही चलते जाएंगे आगे। चलिए तीसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है फिर से, है ना। आप सवाल को जरा ध्यान से देखें, है ना जी। देखिए फर्स्ट आना सेकंड आना दूर की बात है, मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप जवाब जो है वो सही दीजिए, है ना। गेम है, गेम को सही से एकदम खेलिए, ज्यादा इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, घबराने की बात।
तो सवाल आपका जो है यहाँ से चालू हो रहा है। इनसे सवाल है कि इनमें से कौन से कलर के रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है, जिसको हिंदी में आप आवृत्ति बोलते हो फ्रीक्वेंसी को, इनमें से कौन से कलर के रेडिएशन का है ना फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है कलर रेडिएशन, मतलब विजुअल रेस का हम बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा है वायलेट, तीसरा है इसमें आपका येलो और चौथा जो है इसमें क्या है ग्रीन। इनमें से कौन सा ये रेडिएशन जो है ना जिसके पास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको चुनना है। अब आराम से काम करो, एफ मैक्स का वैल्यू इसमें से किस टॉप होगा? रेड कलर का। रेड कलर का इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा है ना सबसे ज्यादा होगा। सही बोल नहीं सर, आपको बता दें कि एक पास होने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर कृपया करके अगर इफ यू आर नॉट कंफर्म है ना फॉर अ पर्टिकुलर आंसर देन यू कैन पास आल्सो, ओके, यू कैन पास द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट। तो इनको 5 माइनस नहीं है, चलिए समझते जाएंगे। देखिए आपको अगर हम बताएं तो विबग्योर ए ऑर्डर होता है, विबग्योर हिंदी में इसको बेजानी हम्पी नाला बोलते हैं। यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से चालू होता था, जाता तक आता है 700 तक। तो इधर से इधर चलने पे लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी जो है इसका घटता है। तो वायलेट कलर का सबसे ज्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी होगा। तो यही कारण है कि वायलेट कलर में पूरा कलर रेडिएशन में वायलेट कलर के पास में ज्यादा एनर्जी होता है ना, क्या होता है ज्यादा एनर्जी। रेड के पास में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है जिसका सबसे कम स्कैटरिंग होता है, लो एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी है पूरा इधर 20%। चलिए जी, तो अगला सवाल किन से है, नाम बोलिएगा जी। अंशु 14 है ना, स्मार्ट कैसी लग रहा है उसमें। 14 नंबर का सवाल है आपका, घबराए नहीं जी, आराम से कीजिए। बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। समझ रहे हो क्या मतलब? एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक पॉइंट बिंदु है जहाँ पे लाइट को जलाया गया है ना, और यहाँ से किरणें निकल रहे हैं, लाइट रेस निकल रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है ना। कैसा है यहाँ पे लाइट सोर्स, कैसा है? पॉइंट, पॉइंट, ये लाइन पॉइंट नहीं है सर, पॉइंट यहाँ पे। ऑप्शन ए बताया है यहाँ पे की जो इंटेंसिटी है दिस इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया है। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और ऑप्शन डी जो बोला है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही ऑप्शन है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के इंटेंसिटी के लिए? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। आप लोगों को क्या करना है? सही सही है, सही है। आंसर कैसा लग रहा सवाल आपको देख कर? अच्छा लग रहा है। कैसा? हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक से है और वो टॉपिक को पूरा कनेक्ट कर रहा है, सारे ऑप्शंस मिलके। कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, कोई इसको कनेक्ट कर रहा है ना। मतलब वही सवाल बता पाएंगे जो अच्छे से पढ़े जाएंगे। किसी टॉपिक में एक फॉर्मूला याद कर लेने से आपको सवाल का आंसर नहीं है ना जी। आपको सिखाया गया होगा इधर में कि जो इंटेंसिटी निकलता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा ही होता है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे जो स्फेरिकल जो है यहाँ पे आपका सरफेस का निर्माण होता है जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है उस पार्टिकुलर स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे सेम सेम मिलेगा। तो एनर्जी बाय टाइम पे आप जो पावर बोल रहे हैं और बाकी ये जो ए है एक स्फीयर का सरफेस एरिया जो 4πr² के बराबर होता है। इंटेंसिटी तो यहाँ पर बोल सकते हो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस वाले ऑप्शन में काफी दम है ना। चलिए जी, अगला सवाल आपसे है अंजलि। अंजलि ना, वही से ना। चलिए, बोल रहा है इसमें कि रिमोट में कौन सा रेडिएशन यूज होता है? रिमोट में टीवी का रिमोट
एसी का रिमोट, पंखा का रिमोट में कौन सा रेडिएशन यूज होता है? समझिए बढ़िया से। ऑप्शन ए है आपका रेडियो वेव है हाँ। दूसरा है आपका माइक्रोवेव, और तीसरा है इंफ्रारेड IR है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, और चौथा ऑप्शन आपका एक्सरेस। कौन सा इसमें रिमोट में यूज होता है रेडिएशन, जिसके वजह से पूरा डिवाइस का IR क्या करना आप लोग? सही है। याद रखिएगा, रिमोट जितना भी तरह का रिमोट होता है, वायरलेस रिमोट होता है ना, उन सभी में इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। उसी से है ना सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है उस प्रॉपर मशीन को, है ना। चलिए देखिए, उसके बाद में सवाल है गंगाना से सवाल है ना। इसमें सवाल है कि इनमें से कौन सा रेडिएशन है ना, इनमें से कौन सा रेडिएशन जो है वो जैसे वाटर फिल्टर जो होता है ना, जो आसपास हम लोग को जो घर में जो आसपास में मिलता है, जैसे केंट आता है, हेमा मालिनी का प्रचार चलते रहता है, केंट देता है शुद्ध पानी ऐसे करके। तो बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन सा रेडिएशन जो है वो जर्म्स को मारने में यूज किया जाता है उस मशीन में। समझ रहे ना, आरओ मशीन समझे ना, आरओ मशीन होता है उसमें। पहला ऑप्शन है गामा रेस, दूसरा है एक्स रेस, तीसरा है रेड रेस मतलब लाल किरणें, रेड रेस, और ऑप्शन डी है आराम से समय लीजिए, आराम से। अभी समय आपका चालू ही नहीं, आप चालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यस। मतलब कि इनमें से कोई नहीं, कहने मतलब कि इनमें से कोई ऐसा रेडिएशन नहीं है शामिल जिसको हम आरओ में यूज कर सकते हैं ना। तो क्या इसका आंसर होगा? यूवी रेज। याद रखिएगा, यूवी रेज को हम लोग जर्म्स को मारने में यूज करते हैं। तो ये चीज आरओ में बहुत तरह से यूज होता है। एक सिलिंड्रिकल उसमें एक पार्ट होता है सिलिंडर जैसा, तो उसी में प्रोसेस करवाया जाता है। याद रखिएगा, आरओ में कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है? यूवी रेज, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चलिए हाँ, अगला सवाल किनसे है? गंगा से। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेडिएशन सूर्य के सरफेस से निकलता है, सूर्य से, सन से निकलता है। इनमें से कौन सा रेडिएशन जो है वो सन से निकलता है, सूर्य से निकलता है, सूर्य भगवान से, है ना। ये तो निकलता है ना, निकलता है। अब ये नहीं बोल रहे कि जो पृथ्वी पे पहुंच रहा है वो क्या है, हम निकलने की बात कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, स्टेटमेंट बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। इनमें से कौन सा रेडिएशन जो है उस सन के द्वारा इमिट किया जाता है, इमिट मतलब उत्सर्जित किया जाता है। पहला ऑप्शन है विजिबल रेज, विजिबल रेज है ना, जिसको आप लाइट बोलते हो, प्रकाश बोलते हो, दृश्य किरण। बी में है गामा रेज, है ना। सी में है एक्स रेज, और डी में है ऑप्शन डी, सभी निकलता है। गामा रेज, एक्स रेज सब निकलता है। आप लोग क्या करें? इसका आंसर बता सकते हो क्यों निकलता है? सही बताइएगा, नंबर दीजिएगा। बहुत धाकड़ सवाल है ना, आउट ऑफ सिलेबस आया था, है ना जी। कभी हमने बताया नहीं इस बात को। अगर 11th में अगर पढ़ेंगे आप तो 11th में हमने बताया था, हीट ट्रांसफर में बताया है, रेडिएशन में से निकाला था, वहाँ पे ब्लैक बॉडी में बताया। जो सूर्य है ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है, जो हाँ जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है वो सभी तरह के रेडिएशन को निकालता है। रेडिएशन मतलब यूडब्ल्यू सभी तरह से, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजुअल रेज, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड सब निकालता है। तो याद रहे कि सूर्य के द्वारा सभी तरह का रेडिएशन उसमें से निकलता है, सभी तरह का। बस फर्क ये है कि गामा रेज, एक्सरे सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, 1% के आसपास रहता है सब, ठीक है। बाकी जो विजुअल रेज होता है अच्छा खासा अमाउंट में रहता है, जो पृथ्वी तक आता है ना जी।
तो ये सब से दिक्कत नहीं होता है, जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होता है, जो निकल रहा है वो आता होगा ना क्या? कम अमाउंट में आता, आ भी नहीं पाता। आ ही नहीं पाता है, क्या होता है? आ ही नहीं पाता। अगर इनसे जो कम घातक जो यूवी रेज होता है, अगर ऑर्डर में देखेंगे आप यहाँ पे, ये गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, ये इनको आने का तो दूर की बात है, ये जो है ये भी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो आप लोग सुने होंगे पराबैंगनी किरणें को फिल्टर करने के लिए जो है वायुमंडल में जो है स्पेशल परत होता है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, उनके द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है इसको, है ना। अच्छा, उनके पहले ये जो गामा रेज और एक्स रेज जो है वो स्कैटरिंग वगैरह की मदद से जो है वो सब खत्म हो जाता होगा, समझे ना। तो इधर पृथ्वी के सरफेस तक ये सब पहुंचना मुश्किल है। चलिए, काफी बढ़िया सवाल था। उसके बाद किनका है? 18 है ना। इसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द, है ना, इन विच डायरेक्शन द वेव इज प्रोपेगेटिंग। अब इधर में आपके पास में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। E बराबर दिया हुआ है E0 इनटू साइन ओमेगा t और माइनस e कर दिया है फिक्स। इसमें आपको बताना है कि ये जो EMW जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्लस एक्स एक्सिस, आराम से सुनिएगा। बी में है माइनस एक्स एक्सिस, है ना। सी में है प्लस वाई एक्सिस और डी में है प्लस जेड एक्सिस। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया गया उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बोला जा रहा आपको इधर में क्या कि इसमें से, है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है जिधर में वो प्रोपेगेट कर रहा है। आपके सामने सर ऑप्शन नंबर ए प्लस एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? प्लस एक्स एक्सिस। क्या करना है? सही है। सही है ना। आपको याद रखना होगा कि अगर ये माइनस एक्स होता है यहाँ पे, है ना, तो ये प्लस एक्स एक्सिस में चलेगा। अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस एक्सिस में चलेगा। अगर यहाँ पे बाई रहता, माइनस के बाई रहता तो प्लस बाई में, और प्लस के बाई रहता तो माइनस बाई में। तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है वो वेव। नंबर देखिए इनको। तो 3 राउंड हो चुका है समाप्त। थोड़ा पॉज करिएगा, पॉज करिएगा। अभी फिलहाल 3 राउंड खत्म हो चुका है, चौथा राउंड के लिए हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे। तो चौथे राउंड का जो पहला सवाल है वो प्रिया यादव से किया जा रहा है इनका। हाँ, कहाँ है? कितना राउंड हो चुका था? 3 राउंड हो गया ना। चलो, पहला सवाल इनका है प्रिया यादव से। इसमें से आपको चुनना है गलत ऑप्शन चुनना है। कौन सा ऑप्शन चुनना है? गलत। ऑप्शन ए है, ईडी का मतलब यहाँ पे है एनर्जी डेंसिटी। ईडी मतलब एनर्जी डेंसिटी। ईडी बराबर बोला है कि 1/2 एप्सिलॉन 0 E² होता है क्या? किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऑप्शन बी में बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता है ना, वो 1/2 B² μ0 होता है क्या? और सी में आपको चुनना है कि E बराबर BC होता है क्या? और डी में बताया है कि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है वो 1/2 μ0 × B² होता है। आपको इसमें से गलत ऑप्शन को ढूंढना है, कौन सा गलत ऑप्शन, गलत रिलेशन। चलिए चलिए सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। क्या करना है जी आप लोगों का? सही है। सही है ना। ये जो रिलेशन जो दिख रहा है ना, ये गलत रिलेशन। इसका जो सही रिलेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना जी। बाकी ए वाला ये तीनों क्या है? सही है। ये μ0 ऊपर नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। नंबर दीजिए इनको। चलिए अगला सवाल आपसे है, जरा सा सवाल नंबर याद रखिएगा, ठीक है? 19 हो चुका है, 20वां नंबर आपसे है। एनर्जी रेशियो है ना, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बनता है तो उसमें जो टोटल एनर्जी जो निकल के आता है वो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। तो उसमें बोला गया है कि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऑप्शन ए में बताया गया है 1:2, बी में है 2:1,
सी में है 1:4 और डी में है 9:30। एनर्जी कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यस। सही। Yes. कितना होता है? 1:1। 1:1। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इन यूनिट वॉल्यूम का बात करें तो, है ना? चलिए अगला सवाल कितना नंबर होगा आपसे जी? 21। इसमें बोल रहा है कि रडार में कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है? रडार में, रडार का नाम सुने होंगे आप। रडार में कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है? ऑप्शन सुनेगा, हम लिखेंगे नहीं होता। माइक्रोवेव, दूसरा है विजिबल रेज, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है यूवी रेज। माइक्रोवेव क्या करना आप लोगों का? सही है। रडार में कौन सा यूज किया जाता है? माइक्रोवेव, विजुअल रेज, आईआर की यूवी रेज? सही बोलिए, नंबर दीजिए, है ना? माइक्रोवेव यूज होता है ना जी? चलिए अगला नंबर सवाल कितना है? 22। चलिए 22 सवाल किससे है? अनुराधा से। इसमें क्या है? एक ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना? कीमोथेरेपी एक कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है कीमोथेरेपी। तो बोल रहा है कि कीमोथेरेपी में कौन सा EMW को या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या रेडिएशन को यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में? पहला ऑप्शन है, बोले लिखने से क्या बुझेगा? लिख दे। गामा रेस, पहला ऑप्शन है गामा रेस, दूसरा है आपका एक्स रेस, तीसरा है इधर में रेडियो वेव और चौथा है इधर में डी में है 9:30। बताइए कीमोथेरेपी में कौन सा रेडिएशन यूज होगा? नन ऑफ दिस। क्या होगा? गामा रे। तो एक्सरेस बोलिए। गामा रे नहीं होगा। इसका सही आंसर गामा रे। कैंसर ट्रीटमेंट है ना, यही होता है कीमोथेरेपी में। जरा सा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नंबर दीजिए जल्दी से। भैया हिसाब से काम करो। अगर क्वेश्चन का आंसर कंफर्म ना है तो बताना जरूरी है क्या? बताइए। पास तो कोई कह नहीं रहे, तो खाली सब या तो एकदम छक्का या तो एकदम गोल्डे बजा रहे हो। बाप रे बाप, डिफेंस में करना एकदम ये नहीं है। बताइए जरा, इतना भारी जो है रिस्क लेना जरूरी है। कितना नंबर सवाल हो गया आपसे? चलिए अगला सवाल आपसे है कि इनमें से वह कौन सा चार्ज है जो पॉसिबल नहीं? किन से सवाल है? गंगा से सवाल है। इनमें से वह कौन सा चार्ज जो है वो पॉसिबल है ये नहीं है? पहला ऑप्शन में बोला है कि 100E, ऑप्शन बी में बोला है 10/20, और सी में बोला है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम है ना? और आपका इधर ऑप्शन डी में जो है वो है कितना? तो नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है, हमको समझ लीजिए। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा है इसमें आंसर हो सकता है? चलिए वो होगा नहीं होगा, बात है। ठीक है इधर में ए बी सी डी। अब इसमें फिर से आप देख लीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। जो चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं, जरा सा सुन लेंगे। ई का मतलब यहाँ पे होता है लीस्ट पॉसिबल चार्ज, जो 1.6 × 10 कितना होता है? -19 कूलम होता है। और सी का मतलब यहाँ पे कूलम है, ये जो सी है। बाकी आप समझिए, बताएंगे आप। टाइम हुआ? होगा तो बजेगा। नहीं बजने के पहले आपको
50 सेकंड हो चुका है। मैं तो उल्टा चला जी जी। बाकी हाँ 2 मिनट का टाइमर ही लगा दिया ना। 30 सेकंड बच रहे हैं। ब्लॉक में सर ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब सब पॉसिबल। कोई possible गलत है। माइनस करिए इनको। देखो आपको इसमें क्वांटाइजेशन में पढ़ाया गया होगा जी, समझ नहीं क्यू बराबर ए में पढ़ाया गया होगा। देखिए ये सवाल काफी आसान है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा जो है वो जटिलता डाल दिया गया है ना, है घुमाओ फिरो जरा। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि पॉसिबल है, ये रंग तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो बाबू सा है 1/2 मतलब 0.5 इंटू डी। आपको सिखाया गया है n शुड बी इंटीजर, देखो 0.5 है, इंटीजर थोड़ी ना है। अगर हम इसका बात करते हैं, बोलो कि कहां से आ जाएगा, जरा सुनिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो यहाँ पे ये 1.6 into 10 के पावर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 10 गुना 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 लिख सकते हो। फिर से माइनस 18 हो जाएगा। और ये है क्या, ई है पूरा, ये वाला 10 नहीं हो गया। देखिए ये भी पॉसिबल है, समझ गए। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब बी बोली थी, अब पहले क्वेश्चन पूरा कंफर्म करेंगे तब ना। पहले क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि सी के बारे में बोल रहे थे कि सी है क्या क्या है नहीं है ना। देखिए अगर जानते तो बी के पास में जाते है ना, ऐसा तो नहीं कि हम क्वेश्चन ही बदल दिए है ना। चलो अगला सवाल किन से है, वो अब पहले कंफर्म हो जाए ये सारी चीजों के बारे में। आपसे सवाल है जी निशा जी, 26 नंबर 26 नहीं कुछ भी सवाल है ना, बोल रहा है क्या इसमें। बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो मिल्किंस पायलट एक्सपेरिमेंट में चला था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से उसके डेफिनेशन से बताइए कि इनमें से कौन सा, हाँ इनमें से कौन सा वो जो ऑप्शन है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज from the quantization of charge by minimum possible। और इनमें से कौन सा जो है मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं है, नहीं है, समझे ना। ऑप्शन है ए में 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, बी में है 16/10 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और सी में है आपका कितना, पिछले वाले आंसर से थोड़ा मैचिंग होता है ना। ऑप्शन बी में आपका इनमें से क्या सवाल आपको क्या बोला गया है, इनमें से मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इनमें से कौन नहीं है ना, ये आपको इसमें बताना है कौन नहीं, इसमें नॉट आपको लीस्ट पॉसिबल चार्ज इसमें से कौन है, बताइए। टाइमर चालू कर दीजिए। n की वैल्यू के फॉर्म में बताना है ना। इनमें से कौन मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं है, बस which one of the following is not least possible charge। कैलकुलेशन करो ना, डी के बारे में बात कर रहे हैं, कंसीडर करें। n बराबर इनमें से आपको बताना है कि लीस्ट पॉसिबल चार्ज कौन नहीं है, कौन नहीं है, लीस्ट पॉसिबल चार्ज कौन नहीं है। मेंटेनेंस ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चला था वो और से इसमें सी क्या सही है जी, नहीं सर, डी बोल रहे हो, जरा देख लेते हैं। देखिए मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज निकल के आया था E बराबर आया था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इतना निकल के आया था, है ना। देख लो जो ऑप्शन में नहीं मिलेगा वो हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो E जो है देखिए ये तो सीधा मिल गया, ये पाया जा रहा है,
इसमें देखिए इसको बदलिएगा तो कितना निकल आएगा 1 से 10 के पावर माइनस 19 फिर से वही चीज है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। इसको देखिएगा जरा सा, इसको आप करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1.6 × 10 के पावर माइनस 18 और ये प्लस 1 आएगा तो कितना आ जाएगा 1.6 10 के पावर कितना माइनस 17। ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये उसके बराबर नहीं। इनका सही आंसर है सी। बराबर ऑप्शन में फेरा। चलिए अगला सवाल किनसे है जी? नेक्स्ट राउंड चालू है ना इनसे। चौथा में 5वां राउंड चालू हो रहा है, 4 कंप्लीट हो चुका है जी। हाँ जी, आपसे सवाल क्या है? दो चार्जर है Q1 Q2, इनके बीच का दूरी रखा गया था फिलहाल 2 मीटर। आपको बताना है कि इनके बीच का दूरी अगर, अच्छा इसमें और कुछ दिया हुआ है कि अगर इतना पे रखा जाता है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स जो लगता है वो 16 न्यूटन का लगता है। कितना न्यूटन? 16 न्यूटन का लगता है। तो आपको बताना है कि अगर इन दोनों चार्जेस को Q1 Q2 को अगर 4 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, ये कितना वाली दूरी है डिस्टेंस है, और 4 मीटर का दूरी हो जाए, है ना, तो आपको बताना है कि इस केस में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना न्यूटन का हो जाएगा, वो बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है 16 न्यूटन, बी में है 8 न्यूटन, सी में है 4 न्यूटन और डी में है। सवाल समझ लो बढ़िया से। हाँ सर। ठीक है, हाँ बढ़िया से समझ के जरा गलत से बता देते हो। बताइए, पहले वाला ऐसा कंडीशन दिया है, इसमें फोर्स कितना दिया है 16 न्यूटन दिया है, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया 4 मीटर कर दिया गया, तो आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा। रेडी? 4 न्यूटन होगा सर। ऑप्शन सी। क्या करना आप लोग? सही है। सही है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इतना देरी करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, डिस्टेंस डबल हुआ ना, क्या हुआ है डबल। तो आप लोग जानते होंगे कि F इक्वल होता है कितना K/Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। डिस्टेंस को डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा। फोर्स था कितना 16/4 पर होता है 4 सेकंड होता है। ठीक है, तो नंबर दे दीजिए, मिल गया नंबर। चलिए आगे में है 29 नंबर सवाल। थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, ताकि हमारे नंबरिंग थोड़ा सा उलट कर रहा है। चलिए जी, सवाल किन से नाम बोलिए? अंशु, अंशु ना जी? हाँ, आपसे सवाल है कि डायमेंशन ऑफ μ0 into एप्सिलॉन 0 क्या? डायमेंशन ऑफ μ0 into एप्सिलॉन 0 क्या होगा? ऑप्शन ए है L t के पावर -2, बी में है L के पावर -2 t के पावर +2, सी में है L -2 t -2 और डी में है इस एप्सिलॉन 0 into μ0 का डायमेंशन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, क्या कहना आप लोगों? सही है, देख लेते हैं जरा, कहीं कभी बोला गया। देखिए ए साथ में दिख रहा ना, तो लगता है कि कहीं से है। ऐसा एक फॉर्मूला आपको दिया गया होगा कहीं पे, C0 बराबर होता है 1/2 ओवर कितना एप्सिलॉन 0 into μ0। देखिए अगर ऐसा सवाल है नहीं कि तुम एप्सिलॉन 0 का निकालो μ0 का निकालो, दोनों को गुणा किया जाएगा पागल जैसा, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो C0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√, खत्म हो जाएगा यहाँ से। एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा μ0। आपको सीधा कर लीजिए इसको, तो एप्सिलॉन 0 into μ0 या μ0 का वैल्यू हो जाएगा 1/C0 का स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन।
स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो 1 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 1 बाय मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ये हुआ इसका यूनिट। अब अगर डायमेंशन यहाँ पे निकालना है तो सेकंड को t के पावर 2, मीटर को की पावर 2, तब ये आ जाएगा कितना? l माइनस 2 और t की पावर 2 माइनस 2 प्लस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अंजलि। हाँ, आपको बताना है कि एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा, ठीक है, इस पे चार्ज यहाँ पे प्लस क्यों रखा है? प्लस क्यों रखा है? इधर में प्लस क्यों रखा है? और ये जो सेंटर जो इसका है ना जी, ये आपको बताना है कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसका साइड सबका जो दिया हुआ कितना है, मतलब कि यूनिटेड ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसमें फोर्स का जो वैल्यू निकलता है वो कितना होगा? ऑप्शन ए इसमें बताया गया है 3 kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, बी में है kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सी में है √3 बाई 2 kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और डी में है -20। सेंटर पे रखे चार्ज, सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स बताना, नेट बताना है, नेट तीनों के द्वारा नेट कितना रहेगा। अभी 20 सेकंड बच गए आपका है ना? 20 सेकंड हुआ, 30 सेकंड। अच्छा 20 सेकंड हो गया, सॉल्व करिए। पास करना है, पास करना है तो बोलो पास। आप सुनिए, पास का जो क्वेश्चन जो जा रहा है ये बोनस है आपका। आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, है ना? तो बोनस का मार्किंग पता है, सही बताते हो तो इसमें प्लस पास है, बोनस वाला गलत करते तो माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए क्या करना आप लोगों को? सही कितना निकल गए? नहीं, अरे समझिए जरा सा पहले बात, एक कौन सा त्रिभुज है? तो ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हो ना, ये सब बराबर होगा आपस में, सब के सब बराबर होगा। अभी 360 को 3 बराबर एंगल में बांटो तो ये बच जाएगा 120 120 120, है ना? अब जरा सा देखिएगा, ये दोनों बीच का फोर्स उतना ही रहेगा, काहे कि चार्जेस और डिस्टेंस भी सेम है, बिकॉज़ इफ डिपेंड्स ऑन चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। q1 q2 सब सेम है, सब तो चार्ज q करके और भी आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि सभी पे जो सब जो फोर्स जो लगा रहे हैं ना, अच्छा बताइएगा कि सभी चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? तो ये बाबू साहब लगाए हैं इधर में, ये लगाया कर इधर, ये लगाया इधर, है ना? सब 120 डिग्री, समझ रहे हो? ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा कि 3 फोर्सेस इक्वल अमाउंट का अगर 120 पे लगता है इस तरह से, F एंगल कितना थे? 21 है ना? तो इसका नेट फोर्स 0 निकल के आएगा। कैसे? इसका कारण समझिएगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। और याद कीजिए कि दोनों फोर्स अगर बराबर है 120 के तो उसका रिजल्टेंट उतना ही आएगा। ये खत्म हो गया और ये क्या निकल के आ गया? F। अब ए वाला जो एंगल था 120 को आप दो भाग में बांटोगे तो 60 इधर से, तो 60 और 120 कितना आ जाएगा? 180। अब ये दोनों के बीच के 180 F आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 फोर्स है, ठीक है? उनको बोनस दीजिए, ध्यान दीजिए, +5। और फिर से उन्हीं से क्वेश्चन किया जा रहा है। चलिए, ये सवाल अनुराधा से किया जा रहा है, बोनस में अपना पॉइंट उठाए हैं, है ना? चलिए, आपसे सवाल है, बढ़िया से समझिएगा जरा सा, ठीक है? चलिए जी,
चार्ज लेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज लेंगे, और दोनों चार्ज जो है वो एक ही एक्सिस पर रखे हुए हैं, कोएक्सियल रिंग है, चार्जेस नहीं है, रिंग है ना, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, याद रखिएगा दोनों का सेंटर जो है सामने में एक ही है। इस पे चार्ज जो है प्लस क्यू, इस पे भी जो चार्ज है क्या है तो प्लस क्यू, और इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। एक मिड में कोई पॉइंट है, ठीक है, मिडिल में द पी पॉइंट। आपको बताना है कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को हम रख दें जिस पे चार्ज प्लस क्यू हो, तो इस वाले का चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, बढ़िया से समझिए, दो रिंग है, कोएक्सियल रिंग है ना, ये जो पॉइंट पे है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर C1 एंड C2, इनको सेंटर मान लो, C1 मान लो, क्या मान लो, C2 मान लो। बोला है कि इस मिड पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा गया है ना, इस पे एक्सेलरेशन जो होगा इस वाले पार्टिकल में, नेट एक्सेलरेशन का बात करें दोनों रिंग की वजह से, नेट वो किधर होगा? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट समझ में आ रहा है इधर में, दूसरा है राइट है ना, और तीसरा है होगा नहीं करेगा 0, और चौथा है इसमें ऑप्शन -। सर इसमें रिंग यूनिफॉर्मली है। हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज, जरा सा समझ लीजिएगा, इसका एक्सेलरेशन का बात किया गया कि जो चार्ज का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, फिर तीसरा ऑप्शन बोला है कि 0 होगा, और चौथा वाला इनमें से कोई नहीं, मतलब कि और भी में भी कुछ हो सकता था, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता था, इधर भी निकल सकता था। अब ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इस पे हो गया ना, इस पे यस, नहीं क्या करना है? सही। सही, क्यों सही है? क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि रिंग सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो फोर्स इक्वल टू E टू यहाँ से चार्ज सेम। चलिए, अगर आप रिंग के बारे में पढ़े होंगे जरा सा देखिएगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है चार्ज, यहाँ पे सबसे पहले आप एफिनिटी यहाँ पे निकालोगे, तो F बराबर यहाँ पे लगता है E इंटू क्यू, इधर की वजह से आप रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, यहाँ की वजह से रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो वहाँ से फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। और एफ नेट निकाल करके इस पे हम काम करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन का, तो अगर एफ नेट यहाँ पर इस पर 0 आ जाता है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका हम काम करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग के देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा इस तरफ मिलेगा E1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा। आप जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग के लिए चलता है E बराबर KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के पावर कितना होता है? 3/2। ये आपको बताया गया कि मिड पॉइंट है, तो जितना दूरी इधर में बना रखा है उतना ही दूरी इधर में भी बना रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि R सेम है, Q सेम है, X सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो वैल्यू आएगा E1 E2 आपस में क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कितना? 0 बचा, है कि दोनों आपस में बराबर हो गया, इनके बीच में एंगल कितना है? 180 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे E नेट बच चुका है कितना? 0 बना। अब E नेट 0 है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालिएगा F बराबर EQ से, तो F नेट बराबर आ जाएगा E नेट इनटू Q, E नेट 0 है तो पूरा 0 आ जाएगा, और जब F नेट 0 आ जाएगा तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब एक चार्ज को अगर यहाँ से छोड़ दो तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए जी, अगला सवाल है, इनका नंबर दिए चलिए, किन से सवाल है? सवाल बताएंगे नंबर? चलिए, आपसे सवाल है। हाँ, काफी बारीकी से सॉल्व करिएगा, एक लेवल पे पहुंच रहा है सवाल है। एक ऐसा रिंग, ठीक है, इस रिंग पे चार्ज जो दिया गया है कितना दिया गया है? क्यों दिया गया है? इसका रेडियस जो दिया है कितना दिया है? आर दिया है। इस प्लेन में ऐसा रखा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना। एक पॉइंट इधर में P है, जनरल पॉइंट P है, जिसका जो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो x दिया है, और बताया गया है कि x का जो वैल्यू बहुत बहुत बड़ा इसके रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि इस वाले बिंदु पर एक चार्ज प्रयोग दिया जाता है जिस पे चार्ज क्यू रहता है, इसका मास कितना रहता है? Q। बात समझ में आ गया? आपको बताना है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखने के बाद, रिलीज करने के बाद, छोड़ने के बाद, इसमें जो एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा उसका डायरेक्शन हम नहीं पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन जो आएगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन इसका, इस चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, है ना।
ए जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा बी में, ए जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा सी में, ए जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब होगा और डी में ए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सवाल बढ़िया से एक बार मैं रिपीट करते हैं, समझिए उस बढ़िया सवाल। यहाँ पे रखे चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो कितना कौन सा रिलेशन होगा, सभी लोग बना के रखेंगे, आपको मौका मिलेगा बोनस को। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या कहना है सही? चलिए इनका गंगा का सवाल था बी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना। सही ऑप्शन बताया गया है, जरा सा देखिएगा इधर। हम लोग जानते हैं कि F जो होता है वो A इंटू क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो बताइएगा कि इस रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चलेगा क्या? तो E बराबर होता है कितना k क्यू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर कितना 3 फिलहाल यहाँ पे बताया कि x का वैल्यू बहुत बड़ा है किससे r से, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वैल्यू लगभग जो होगा वो x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर के बराबर। सो दिस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर, है ना जी। इसको हमने x स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर में? ऊपर में बचा है k क्यूब x और नीचे में बता है x क्यूब, तो ये काटिएगा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला है वो k क्यूब डिवाइडेड बाय क्या मिला है? x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें? F बराबर होता है कितना? a इंटू क्यू, अब इसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दें। F नेट बराबर है में से, अब भर लीजिए वैल्यू, a बराबर हो जाएगा कितना? a क्यू डिवाइडेड बाय कितना? m, तो q और m तो बेचारा m है, e का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो k क्यू डिवाइडेड बाय कितना यहाँ से? x स्क्वायर। अब जरा से देखिएगा यहाँ पे k बड़ा q छोटा q, ये भी बड़ा ही q है, माफ कीजिएगा, दोनों चार्ज बड़ा ही है ना, डिवाइडेड बाय m और इधर में बच गया क्या? x स्क्वायर नीचे में। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन इसमें जो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? x स्क्वायर। काफी रंगदार क्वेश्चन है, जानने वाले क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए आप लोग जो है ना अच्छे से क्वेश्चन को जो है बना देंगे और लपटा गए नॉर्मल सा सवाल। ये प्रॉब्लम का जो कोई औकात नहीं है उसमें काफी मैथ का तो काफी अच्छा लगा। कैसा सवाल? ठीक है। अगला सवाल किनसे? निशा से। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे कैसा फील्ड जनरेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक है। और इधर में एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया गया है, क्यू है, कितना है इस पे चार्ज, क्यू है, मास कितना है इसका? m। आपको बताना है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है यहीं पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये जो बॉडी ऑफ पार्टिकल जो कुछ भी है ना यार, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। याद रहे जो एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है पृथ्वी के आसपास से किया जा रहा है, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू है, मास में इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड में रखा गया है। तो आपको बताना है कि इस E का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि यहीं पे फ्लोट करेगा, यहीं पे जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ध्यान से सुन कैमरा समझ। कितना निकल गया? mg बाई q। बढ़िया है, बिना ऑप्शन के सही किए हैं, बहुत बढ़िया, मार्क्स दीजिए इनको। देखेंगे इस सवाल को बनाएंगे कैसे, जरा देखिए। आपको सिखाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था, ए बराबर कितना लग जाएगा? तो ए इंटू क्यू के बराबर। अगर इस पे हम और फोर्स का बात करें तो चूंकि चार्ज को रखा गया पृथ्वी के आसपास में रखा गया है, इसका मास में है, तो इस पे mg फोर्स किधर लग जाएगा? नीचे। इस पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं? 2, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंसिंग का बात किया गया, इक्विलिब्रियम का बात किया है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे होता है, तब जाके बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम को फ्लोट करेगा। तो इन्होंने यही की है, E इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या कर दिया है? mg के बराबर। निकालना था वैल्यू किसका? E का, तो mg डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए नंबर दीजिए।
सवाल किन से है? नाम बोलिए। सवाल किन से है? बोलो तो जी, नाम बोलो ना। प्रिया यार, भाई और नोट। चलिए, सवाल है इनसे है, यही इसी से क्वेश्चन कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना mg/q से अगर बड़ा होता है, mg/q से क्या होता है? बड़ा। समझ रहे बढ़िया से? mg/q से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया इस बार माइनस है, इस पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू है और इसका मास कितना है? देन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा उसके लिए? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपसे है ना कि इट विल गो अप, with some acceleration. बी में बोला गया है it will go down with some acceleration. और सी में है, दिख रहा है, it will go down with some constant velocity. और डी में है चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं, क्या करेगा? पृथ्वी के पास में रखा हुआ। चलो जी, टाइमर चालू किया। पास करना है, सवाल का 40 सेकंड बचे। C हो, it will go down with some constant velocity. क्या करना होगा? क्या होना चाहिए? B हो। क्यों रिस्क ले रहे थे? बताइए। इतना देर जब लग ही रहा था, गलत ये है माइनस देखो माइनस आता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, जिस नीचे लग जाएगा F बराबर EQ फोर्स लगेगा नीचे में, और कौन लगेगा? mg लगेगा। तो इसमें बताना है कि नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग तो रहा है, लग रहा है। नेट फोर्स लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ जरूर एक्सेलरेशन होगा इसमें। अगर इसमें निकालना रहे F नेट बराबर निकालना रहे कितना हो जाएगा? mg प्लस EQ हो जाएगा। F नेट बराबर कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा mg प्लस कितना हो जाएगा? A इनटू Q। अगर A निकालने के लिए बोलेगा तो mg प्लस EQ और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? m। m से मैंने कट जाएगा इधर में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा। ठीक है, प्लॉट करने का सवाल नहीं है।
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक है। आगे चलो, किन से सवाल है? नाम बोलो। कहे देखिए इसमें किसी तरह का जो है चीटिंग नहीं हुआ है, जैसे ऑर्डर चल रहा है वैसे चला। ये नहीं कि किसी की भारी पड़ रहा है, किसी की हल्का पड़ रहा है, ठीक है। आपके आप भाग्यशाली हो, हल्का मिलेगा। जरा देखिएगा इधर में क्या है, ऐसा एक जगह है, समझेंगे भाई। और इधर में एक लड़का जो है ऐसा ऐसे इधर में मान लो कि मचान बना हुआ है, ऐसा ये रूम भी बड़ा सा है स्पेस है, और इसमें एक लड़का है, एक बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक बॉल पे चार्ज जो है प्लस क्यू है, और इसका मास कितना है m। और ये जो रूम देख रहे हो ना, ये रूम जो दिख रहा है ना, इस रूम में नीचे से बहुत ऊंचा रूम है, स्पेस है, जगह है। इस जगह में जो है वो आपको दिया हुआ है ऊपर की तरफ अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो आपको इसमें बताना क्या है, जरा रुकिएगा। सही बात। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू जो दे रखा है सभी जगह पे पूरे रूम में, इसका वैल्यू दे रखा है E बराबर है mg डिवाइडेड बाय q। mg डिवाइडेड बाय कितना है q, जहाँ पे q जो है वो इस चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है वो चीज। तो आपको बताना है कि अगर A ऐसे हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से फेंकता है, नीचे पूरा गड्ढा है, इसको जो अगर हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से फेंकता है, बढ़िया से सवाल को समझिए, कभी डायमंड सॉल्व नहीं किया। एक ऐसा बड़ा सा रूम है, स्पेस एकदम खाली खाली, उसमें अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो भी यूनिफॉर्म है, E बराबर दिया mg/q। एक इधर में बॉल है, इस बॉल पे चार्ज कितना q है, और इसका मास कितना है m। इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज याद रखिए, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि अगर इसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंके तो इसका जो मोशन जो होगा वो कैसा, ग्राफ इसका जो ट्रेजेक्टरी जो बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है। बात समझ लो बढ़िया से, आगे बढ़िया। चलिए ऑप्शन ए है, हम ट्रेजेक्टरी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ट्रेजेक्टरी का। ट्रेजेक्टरी समझते हो जी, रास्ता जो ट्रेवल करेगा, वो रास्ता बनाएगा, चिन्ह काटेगा, वो कैसा काटेगा, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस। डी में है आपका एक्स है, एक है सी में है एक्स वाई, ऐसे सीरीज होता है, और डी में जो है ऐसे। ये पूरा रूम का ही पूरा ग्राफ है, रूम के बाहर का ग्राफ नहीं, इनसाइड द रूम बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए कौन सा इसमें टाइमर अब चालू कर दिया, नहीं अब चालू करिए, चलो अभी चालू करिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या लगता है आप लोगों को, तुमको क्या लगता है मास्टर? क्वेश्चन ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन में जान परान सब कुछ है, बहुत कुछ है। हम आपको बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन मिलेगा, आ रहा है, ऐसा सवाल कहीं लेके नहीं मिलेगा। देखिए समझिएगा बड़ी बढ़िया से इसमें। इस पे हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम का बात करेंगे, इस चार्ज पे कि कौन कौन सा फोर्स लगा। अच्छे से देखिएगा, पृथ्वी के आसपास का बात है, कहा कि घर मकान बदल है ना, वहां से है, तो नीचे में कौन सा फोर्स लगा, और
और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में E इंटू क्यू फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो इसको उठा के लाओ इधर, नीचे लगा mg और ऊपर लगा कितना E इंटू क्यू। E का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, E इंटू क्यू बराबर कितना आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई क्यू, और ये क्यू से क्यू कट जाएगा, मतलब mg फोर्स ऊपर लग रहा है mg नीचे। E लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और E लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। इस पर नेट फोर्स कितना, खत्म। जिस पे नेट फोर्स 0, मतलब समझो स्पेस में ट्रेवल कर रहा हो, जैसे फेंकोगे और सुन चलते चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आज के सबसे भयानक क्वेश्चन। नंबर दिया हटावे, ठीक है जी, उतार लेगा हाँ जी। अगला सवाल किन से नाम बोलिएगा, नाम बोलिए, नाम बोलो। कैसे बोलोगे? इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनता है, किसके वजह से? तो पॉइंट चार्ज के वजह से। किसके वजह से? पॉइंट चार्ज के वजह से E वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, इधर में E है, इधर में क्या है x है, ऑप्शन ए में। बी में बोला गया है ऐसा E है, ऐसा रहेगा जी, बातें नहीं करे कोई, अदरवाइज आई विल कट योर मार्क्स। x है इस तरह से, यहाँ पे मिला नहीं जी, ये आगे तक लिखने के लिए दिया। और डी में बोला गया है, इसमें डी में बोला गया है क्या जी, तो E वर्सेस x का ग्राफ पॉइंट सी ए ठीक है ना, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोलिक है, और ये क्या है हाइपरबोलिक। इसमें देखिए कंफर्म नहीं किया कि 1 डिग्री की 2 डिग्री होना क्या चाहिए, बता रहे है ना, वैसा ही बनता है। कहाँ से बनना है? E बराबर चलता है पॉइंट चार्ज के लिए मतलब E इनवर्स की क्या है x स्क्वायर, मतलब 2 डिग्री हाइपरबोला। बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल है 38, ठीक से नाम बोलो। राधा, अनुराधा, चलिए राधा जी। एक ऐसा छत है और इस छत में एक ऐसा मासलेस धागा है और उस धागे में एक बॉल लटकाया हुआ है ऐसा, ठीक है, जिस पे चार्ज Q है और इसका मास कितना है 8। इधर ऊपर में ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, समझ रहे ना? तो आपको बताना, हाँ जहाँ पे बोला है क्या कि E is less than mg by q, ठीक है, तो आपको बताना है ना, देन the tension in the stream will be, the tension in the stream will be, इस स्ट्रिंग में धागा में टेंशन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है T बराबर mg माइनस EQ, बी में बोला गया है T बराबर mg प्लस EQ, सी में बोला है T बराबर mg, और बी में बोला है जो रस्सी जो होगा वो लूज होगा, है ना? क्या होगा? रस्सी जो होगा मतलब द स्ट्रिंग विल बी, क्या बोलते हैं लूज को, मतलब टाइट, रस्सी स्ट्रिंग जो होगा वो
से बनाएंगे नहीं बात। सर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए क्या करना सही। देखो इधर अगर हम यहाँ पे बात करें तो mg लग जाएगा इस पे नीचे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, चार्ज पॉजिटिव है तो EQ फोर्स जो लग जाएगा ऊपर लग जाएगा, है ना जी, बात समझ रहे हैं। अभी इधर में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है किससे, mg by q से, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, हाँ इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला फोर्स क्या है कम है और नीचे वाला क्या है ज्यादा। रस्सी टाइट रहेगा कि ढीला, टाइट रहेगा, तो ये तो सवाल ही नहीं है ढीला रहने का, है ना जी। तो जाहिर सी बात है टाइट रहेगा, तो जो फोर्स जो आपको मिल रहा है देखिएगा, पूरी बॉडी डायग्राम बना यहाँ पे, ऊपर में यहाँ पे आपको टेंशन के बारे में बताया गया होगा कि हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से दूर रखना है। रहा टेंशन, ये ऊपर में ही रहा, A × Q रहा, और बाकी नीचे में कौन रहा, A M × G रहा, ठीक है। तो बैलेंस करिए जरा सा कि ऊपर में टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, T + EQ = कितना, mg, तो T बराबर आ जाएगा mg माइनस कितना आ जाएगा, A × Q। तो आंसर किधर है, इधर। हटा दें, आगे में बताइए गणना है। आपके लिए सवाल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट जो है इसमें जो है वो क्या होता है, या तो यूनिट जो है कौन सा इसमें से सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बी में है जूल मीटर पर कूलम, और सी में है वाट मीटर पर एम्पियर, और डी में वाट। ध्यान से बनाइएगा, मौका करेगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए इस साइड में बात नहीं होगी। टाइम कितना हुआ ये बता दूंगा। 50 सेकंड बाकी है। एक घंटा 25 मिनट। हो जाएगा तो क्वेश्चन 5 मिनट 10 सेकंड बच रहा है। 8 7 6 5 4 क्या है यही होगा। ये साइन यूनिट चुनना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है ना। देखिए जरा सा बताते हैं। हाई बराबर आप लोग पढ़े होंगे ES cos थीटा, इंटीग्रेशन करोगे तो वही होगा d5 बराबर ds थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हो, वोल्ट पर मीटर और सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, है ना जी। अब कुछ बच रहा है इसमें है? अब कुछ है नहीं, तो ए हो जाएगा। वोल्ट को क्या लिखते हैं, इधर में कोई है ऐसा
वोल्ट को जूल में लिखो ना, W बराबर होता है V इंटू Q, तो V बराबर W डिवाइडेड बाय Q, तो जूल पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम। ये मीटर से मीटर एक काटना चाहते हैं तो काट सकते हो, हैं? काट देते हैं। तो घर में मीटर बचा हुआ था, तो यहाँ पे आ गया क्या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का भी दिया हुआ है नहीं, तो वोल्ट के जगह पे तुम क्या भर सकते हो, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इधर में क्या है मीटर, ठीक है। अच्छा एगो मिला नहीं में जूल मीटर पर कूलम एगो मिल गया। अब जरा देखो ये जूल कूलम के जगह पे एम्पीयर इनटू क्या होता है, ये हो जाएगा मीटर, है ना। जूल पर को बोलते हैं वाट, वाट मीटर पर एम्पीयर, ओके मिला। मार्किंग की घंटा माइनस हाथ बोल लग रहा है, नियम नियम है ना, नहीं जब पहले ही बताए हर बनाए हम चार आंसर होगा, दो बोलना है, ये बोला नहीं आया तो आ जाएगा। जूल के जगह पे न्यूटन मीटर लिखो हुआ है ना जी, मीटर 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 स्क्वायर है। ये तो हम रंजन क्वेश्चन जाएंगे। चलिए अगला सवाल है किनसे, निशा से सवाल है। अपने पास में दो गोला है, इधर में चार्ज रखा है Q1 और एक इसी के अंदर में चार्ज रखा है Q2, भाई ये देखो, और A है दूसरा गोला, दो स्फीयर मेरे पास, दोनों क्लोज स्फीयर एकदम पूरा पूरा। तो आपको बताना है कि दोनों स्फीयर से जो फ्लक्स लिंक करेगा, समझ रहे हैं। इसमें बोला है कि जो फाइबर है, फाइबर वो ए रिंग सॉरी स्फीयर नंबर 1 से लिंक कर रहा है फ्लक्स, और ये जो रिंग में स्फीयर 2 जो है इससे जो फ्लक्स जो लिंक करेगा इससे कितना करेगा, फाइंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब कौन सा चलो किस में जाएगा नहीं जाएगा कि आप समझिएगा। तो इसमें आपको बताना है कि जो ऑप्शन जो सही है ना, सही ऑप्शंस को ढूंढिएगा इसमें कि कौन सा सही ऑप्शन। ए में बोला है कि फाई1 जो होगा दिस विल बी Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। बी में बोला है कि फाई2 जो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 होगा, और सी में बोला है कि जो फाई1 होगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 होगा, और डी में बोला है कि जो फाई2 होगा वो Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। मैचिंग मैचिंग है ना? हाँ ऑप्शन सेम नहीं दिख रहा है कहीं पे, चल चल क्वेश्चन क्या है, दो स्फीयर है ऐसा चार्ज रखा गया, और ये देख लो कहाँ पे अंदर में दिख रहा है ना जी, हैं? ये जो है इन दोनों के अंदर है, और ये वाला जो दिख रहा है इसमें दिख रहा है, मतलब इमेजिनरी स्फीयर है, समझो समझे ना, एक दूसरे में घुसा हुआ कौन कहाँ है। एक Q1 Q2 जो है इस वाले के अंदर में, और ये वाला स्फीयर उसी के अंदर में भी घुसा हुआ इमेजिनरी स्फीयर है, ऐसा मानिए ये स्फीयर अब एकरा में गो आउट सकती है, ठीक है। इसके अंदर में दो चार्जेस है, इधर में खाली इसके लिए पेटा में खाली एक Q2 है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जरा देखिए टाइम देखिए तो बच रहा ना, चलिए जी क्या जी सही है जी, जी ये लगा सही है, सही, जरा से देखिएगा कैसे। आपको इसमें बताया गया है गॉस लॉ में कि जो किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक करेगा दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय क्या होता है एप्सिलॉन 0। तो सरफेस नंबर 1 में देखिएगा कि इसके अंदर में दो को चाहते हैं Q1 भी और Q2 भी, तो फाई1 जो होगा कितना हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा इस वाले में खाली जो चार्ज जो लपेटा मारा है क्या आता है, Q2 आ रहा है, तो जो फाई2 जो हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। अब देख लो कि कहां पर ऑप्शन मिला, फाई1 बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड एप्सिलॉन 0। बाकी तो ये गलत है यार, फाई2 के बारे में ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, सेकंड नंबर है। बस होने वाला है, कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा, और अभी 6 लोग हैं,
ये आपका डिसाइडिंग राउंड है, लास्ट राउंड है ना? आप खेलेंगे जम करके, लास्ट राउंड इधर याद रखिएगा। किन से सवाल है जी? प्रिया यादव। इस पे एक ऐसा सीट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट है। पहला सिग्मा दिया 4 डेंसिटी, और दूसरे में इधर अंदर साइड में दिया है 4 डेंसिटी। कितना दिया है? पहला सिग्मा दे रखा है। आपको बताना है कि 3 रीजन है, एक पी है, एक बीच वाला क्यू है, और एक इस साइड वाला कितना है? आर है, ठीक है। बोला है इसमें कि किस रीजन में है ना, कौन से रीजन में? इन दिस रीजन ई नेट जो होगा वो 0 होगा। कौन से रीजन में? ई नेट जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए है पी रीजन, बी में बोला है क्यू रीजन, सी में बोला है आर रीजन, और डी में बोला है कि सभी में 0। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्यू वाला में 0 और बाकी कहीं नहीं 0। चलिए क्या करना सही है? आप लोग संकोच में है क्या? ये डिसाइडिंग आपका समय बच रहा है अभी, एक बार देख लो, अदरवाइज योर आंसर विल बी लॉक्ड। और एक बार जब डिसाइड हो जाएगा तभी बोला करो, है ना? आंसर बोल। हाँ चलो ठीक है फिर। मैंने भी रिकमेंड कर दिया। हाँ काहे कि पता भी चल गया होगा, है ना? क्या बोलिए तो? सही है। ये बोलिए ना, देखते हैं क्या है नहीं है। अगर ये प्लस वाला चार्ज देखो यहाँ, तो इसके वजह से जो फील्ड डेवलप होगा अंदर में ऐसा डेवलप होगा, सब जगह होगा। कितना? सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0 सिंगल साइड, और इधर में भी डेवलप होगा कितना? तो सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0 इस वाले की वजह से, रेड वाली की वजह से। ये ब्लैक वाला की वजह से देखो, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इससे दूर जाना चाहेगा, इस तरफ में जाना चाहेगा, है ना? यहाँ पे भी उतना ही मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0, सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0, और इधर भी ब्लैक वाला की वजह से ऐसा दिखेगा सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये रेड वाला की वजह से इधर में पता नहीं किधर होगा, इधर में तो चल जाएगा कितना? तो सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन 0। चलिए अब कहीं पे रीजन पे बचा है, अब जरा सा देखिए यहाँ पे देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कट के कभी 0 नहीं होगा। यहाँ दोनों सेम है, कट के कभी 0 होगा। तो आउटसाइड में आएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा वाई एप्सिलॉन 0, और अंदर में देखिए दोनों इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव कट जाएगा। आंसर सही बताइए सॉरी, नंबर दीजिए। सोचिए देखते हैं क्या 42 नंबर सवाल किन से है? कौन है बगल में? नाम बोलिएगा। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और इसमें एक जो है ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, मतलब कि हमने एक रास्ता ढूंढा है, कर्व है ना, मतलब एक ऐसा स्क्वायर जैसा दिख रहा है कुछ। इसका नाम इधर में ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए क्या है, ए है। समझ गए भाई? ऐसे आपको बताना इसमें कि सही ऑप्शन कौन सा है। अभी हम ऑप्शन दे रहे हैं इसके लिए। ऑप्शन ए में बोला है ये बराबर भी बराबर बी सी। याद रखिएगा ये जो लाइन रेड वाला दिख रहा है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। बाकी वाला जो पहले ऑप्शन बी बोला गया है बी डी बराबर बी ई बराबर ये होगा, और सी में बोला गया है कि बी है ना, बी बी। उसके बाद में एक और पॉइंट इधर में बी जी भी बीच में किधर बी बी, उसके बाद में बी जी, और उसके बाद में क्या होगा? बी टी होगा। और लास्ट ऑप्शन जो बचा आपका वो क्या है? तो इसमें से सही कौन सा है? सही चुनेगा, सही ऑप्शंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर ऐसा दिख रहा है ना, इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या क्या है, कौन सा सही है? टाइमर चालू है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या? सभी सही है, सभी रिलेशन दी हुई सही है। आप लोगों को क्या कहना? सही है। सभी सही है। आप लोग को समझना होगा यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है तो उसको इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस कहा जाता है।
तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही बी पे होगा वही सी पे होगा, तो ये बी सी। उसी तरह से यहाँ वाला पूरा बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक और बात बताया गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, तो सबसे बड़ा वी, उसके बाद वी, उसके बाद नंबर डी। अगला सवाल किनसे है? चलिए आपसे सवाल है जी, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसा इधर में एक्स के डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे दे रखा है E वेक्टर बराबर 2x I कैप वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है किधर में, एक्स एक्सिस में दिया। अब यूनिफॉर्म है कि नहीं यूनिफॉर्म है तुम समझो कि कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे बोला है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इधर में जो है वो कहाँ पे, इधर ये है, और दूसरा जो है वो क्या है, तो ये, ठीक है। इनके ये जो दूरी जो दिया गया है 1 मीटर है, और ये जो दूरी जो दिया गया है वो 2 मीटर है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि VA माइनस VB का जो वैल्यू आएगा वो कितना मीटर पे आएगा। ऑप्शन ए बोला है 8 वोल्ट, बी बोला है 16 वोल्ट, सी बोला है 4 वोल्ट और डी बोला है 1 वोल्ट। टाइम चल रहा है। सवाल किनका है? 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और बचा है। सेकंड। सॉरी, नहीं बोलोगे पास हो जाएगा क्वेश्चन। 10 सेकंड। 8 7 6 5 4 3 2 1 सी सी। क्या करना है? गलत 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 है। आपका आंसर क्या रहा है? 8 वोल्ट आ रहा है। जरा देखिएगा इधर, आपको सिखाया गया होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलता है ना जी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। देखिए हम पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, याद रखिए। अगर इधर में पॉजिटिव ले रहे तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा पोटेंशियल बोलेगा यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स में है तो उधर में चलने पर वैल्यू घटेगा। तो VA माइनस VB जाहिर सी बात है पॉजिटिव आने वाला है, तो बस उसको खाली इंटीग्रेट करके 2x dx कर लेंगे। यहाँ पे रिलेशन था ना जी, कितना बराबर पोटेंशियल डिफरेंस जो VA माइनस VB जो आता था, इंटीग्रेशन A dx के बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चलना है? A से B तक चलना ना, A से आपको B तक चलना है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा कितना, E का वैल्यू कितना था? 2x dx। लिमिट बोलो है 1 से कितना हो जाएगा? 1 मीटर है, वहाँ पे लिमिट कितना आपका 3 मीटर है। तो कितना निकलेगा? 2 into x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2। लिमिट बोलो 1 से कितना हो जाएगा?
स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा नंबर दे दिए -5। अगला सवाल किनसे जी अनुराधा। देखो इधर सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, इस पे चार्ज का जो डेंसिटी दिया है वो +2 लैम्डा दिया है, समझ में आ गया वजह से, और इसका जो रेडियस जो दिया है वो 2 r दिया हुआ है। ठीक है, इधर में जो है इसका यहाँ पे सेंटर है, मैं देखो जरा सा, इधर में तार नहीं, इधर बस ऊपर है, और इसका जो है एक और दिया है यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग और है इधर में, जिसका रेडियस r है, इस पे चार्ज का डेंसिटी कितना है तो प्लस सिर्फ लैम्डा, इस पे +2 लैम्डा, इसका रेडियस कितना है स्मॉल, ये कितना है स्मॉलर है, आई कितना है तो 2r है। चलिए तो आपको बताना है क्या कि इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट जो होगा वो कितना निकल के आना चाहिए। ऑप्शन ए जो है 2k λ/r, बी k λ/r, और सी 3k λ/r, और डी में जो है क्या है तो 29। दोनों सर्कुलर आते हैं, बड़ा है सॉल्यूशन हो गया। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आपका क्या? कितना रन जीरो कितना निकाला रन सर ऑप्शन हाँ चलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना जी। हैं देखिए आपको आर्क में पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है 2k λ/r इनटू sin α/2 होता है, जहाँ पे अल्फा इसमें क्या होता है एंगल ऑफ तो सेमी सर्कल के केस में एंगल कितना होता है 180 बटा 2 करिएगा कितना 90 90 का वैल्यू 1। तो सेमी सर्कल के केस में इसका वैल्यू कितना होगा ना, दोनों सेमी सर्कल है तो डायरेक्ट ही चलेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वजह से, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के नीचे हो जाएगा, तो इसका मान लो E1 बराबर कितना आ जाएगा 2k लैम्डा, उसका कितना है 2 लैम्डा, और नीचे में r कितना उसका 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, दिया गया है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अब हम देखते हैं नीचे वाले पार्ट की वजह से चार्ज देखो कैसा है, प्लस है कि माइनस है, तो इस वाले से सीधा ऊपर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर में चला जाएगा, इधर बच जाएगा, ये सभी लोग इधर देखो जी क्या समझ। उसके बाद में यहाँ पे भरोगे तो 2 बाकी k लैम्डा याद ही रह जाएगा। चलिए ये स्मॉल और चल रहा है स्मॉल, ठीक है कितना रहेगा 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे कट के कितना हो जाएगा 0, तो आंसर 0 होगा, तो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं तो नंबर दीजिए। कितना दो लोग और बचे हैं? यस सर। लास्ट राउंड चल रहा है सामने एक क्यूब है, क्या है क्यूब, समझ रहे हो? एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर अंदर में जाकर, क्यूब का सेंटर समझते हो, जैसे क्यूब है इसका सेंटर मान लो इधर है कहीं पे हवा में जो है, वहां पर समझो हल्ला करें माइनस अब कभी बार नहीं गई, ठीक है ए सेंटर पे अंदर में, अंदर समझ रहे हो बात, कहां पे अंदर में। तो आपको बताना है क्या कि इसके एक फेस से जो फ्लक्स जो लीक करेगा एक फेस से वो फ्लक्स कितना, ठीक है। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, बी में है Q
Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 है ना। उसके बाद C में जो है वो कितना है, तो Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0 और D में जो है वो Q डिवाइडेड बाई 6 एक सरफेस से कितना फ्लक्स इलेक्ट्रिक कितना आंसर होगा डी। क्या लगता है सही है? सही। ये अगर टोटल हम लोग अगर बात करें पूरे सरफेस से बात करें पूरा क्यूब से, तो आपको इधर गॉस लॉ में सिखाया गया है जो नेट फ्लक्स जो पास करेगा पूरे सरफेस से ये क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो टोटल जो नंबर में है कितना क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। टोटल सरफेस कितना 6 और सब सिमिलर है, सिमेट्रिक है सारा तरफ। तो 6 से क्या करेंगे आप भाग देंगे, तो एक सिंगल सरफेस के द्वारा जो जाएगा फेस के द्वारा कितना आ जाएगा नेट फ्लक्स 5 और डिवाइडेड बाय 6 और 5 है कितना, तो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 ये 6 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा। नंबर दे दीजिएगा। अगला सवाल है, नाम बोलिएगा। निशा। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक रीजन और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है लिखा हुआ, इसमें एक ऐसा डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू, अरे क्या है प्लस क्यू। समझ गए बढ़िया से? इनिशियल, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस डायपोल। उसके बाद में इसको रोटेट करके इस तरह से ऐसे लाया जाए, ये माइनस क्यू, अरे क्या है प्लस क्यू। ठीक है, तो आपको बताना है, बात समझ गए ना? इनिशियली पैरेलल था और इसको जब रोटेट किया गया तो ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया गया। बात समझ के बढ़िया से? तो आपको बताना है इसमें कि रोटेशन करने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फर्क कितना होगा, W एक्सटर्नल इसमें कितना निकल के आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन है ना, करने में कितना इसमें वर्क लगा होगा। ऑप्शन ए है जी PE cos थीटा, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताना आपको। B है PE और C है माइनस PE और D है 29। आज का लास्ट सवाल है, बताइए। सोल्व करके रखो, शायद ना बता पाए तो मिलेगा ना। बी होगा, बी फॉर बिहार। बापू गलत है, सही है? डब्ल्यू एक्सटर्नल का फॉर्मूला आपको डायपोल में सिखाया गया, रोटेशन है PE cos थीटा 1 माइनस कितना cos थीटा 2, जहां पे इनिशियल एंगल है क्या फाइनल एंगल। किन केस में एंगल डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, सबको मालूम है ना जी। तो ये जो इनिशियल एंगल का बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे इधर में हो गया P का, माइनस चार्ज से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो पूरे चार्ज होता था, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो चुका है, लाल वाला में ऊपर की तरफ हो चुका है। तो इनिशियल अगर एंगल देखिएगा तो E और P दोनों एक तरफ, और फाइनल में देखिएगा तो P इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इनिशियल एंगल थीटा जो I है या थीटा 1 जो 0 डिग्री है और थीटा 2 कितना हो चुका है 90 डिग्री हो चुका है। बाहर की तरफ देख लें, PE का PE cos कितना 0 डिग्री माइनस कितना cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा PE 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये राउंड समाप्त होता है, फाइनल आपका है ना। नंबर दिए, चलिए आप लोग थोड़ा आराम करेंगे। तो आज का जो फाइनल राउंड है वो खत्म हो चुका है, हम लोग अभी रिजल्ट पे आते हैं। तो इसमें जो पहले पोजीशन पे जो आई है वो निशा सिंह है, और निशा सिंह का जो अभी मार्क्स जो आया है उस 70 नंबर आया है। जितना भी सवाल पूछा गया है इसमें सभी में जो है सही बताई है, किसी क्वेश्चन को पास है या तो फिर गलत नहीं बताया गया था। और एक और है साथ में अंशु जो सेकंड पोजीशन पे या तो फिर फर्स्ट ही बोल लीजिए, इनका भी सेम ही नंबर है, 70 नंबर है। अच्छा, उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन है, ये दोनों जो पहला पोजीशन पे थे उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे जो है वो अनुराधा शर्मा है ना, जो 45 मार्क्स जो है वो ला चुके हैं। उसके बाद में जो अगले पोजीशन पे जो है थर्ड पोजीशन पे है वो गंगा है, गंगा आर्या जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में कितना हो गया
चौथे पोजीशन पे अंजलि है और 5वें पोजीशन पे प्रिया यादव है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इनको जो है कुछ प्राइज दिया जाए। किधर हो? बताओ, ताली बजाओ। ये है अंजलि यादव, सॉरी प्रिया यादव है ना? प्रिया यादव है जो कौन से पोजीशन पे है? 5वें पोजीशन पे है ना जी। चलिए ठीक है, उसके बाद में आ गया अंजलि चौथे पोजीशन पे। फोटो पे चलो, कम हियर। नेक्स्ट गंगा तीसरे पोजीशन पे। अनुराधा शर्मा, बहुत बढ़िया। Come here. एक बार खड़ा होकर के या तो फिर गिफ्ट रख लीजिए अपना, प्लीज वही गिफ्ट रख लीजिए वहीं पे। खींच लीजिए बढ़िया से फोटो, वीडियो हटाओ।